नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत कुमार है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ क्योंकि पूरी तरह लोड पटना में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आपको घुटने की आर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि घुटने का दर्द हमारे घरों में, सोसाइटी में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है, किस कारण से होता है, इसको कैसे रोक सकते हैं और इसका क्या इलाज है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि आर्थराइटिस होता क्या है। जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं, आर्थराइटिस का मतलब होता है कि बोन के ऊपर एक कार्टिलेज का लेयर होता है। जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कार्टिलेज का लेयर है। जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे ये कार्टिलेज का लेयर में डिजनरेशन होता है। डिजनरेशन मतलब अगर आम भाषा में बात करें तो ये लेयर जो है घिस जाता है और कह सकते हैं कि इसका लेयर पतला हो जाता है। इसको डिजनरेशन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो इसकी डिजनरेशन को ही आर्थराइटिस कहा जाता है। तो ये इसकी बहुत सारे कारणों से हो सकता है। सबसे कॉमन कारण जो हमारे कंट्री में है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये नॉर्मली उम्र के कारण होता है। जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ता है, उसी तरीके से घुटने का कार्टिलेज भी घिसता जाता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ वेयर एंड टेयर इन योर बॉडी। सो एज बढ़ने के साथ आपका घुटने का वेयर एंड टेयर होता है और आपको घुटने में दर्द शुरू होता है। तो सबसे कॉमन कारण एज होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे किसी को चोट लग गई हो, घुटने का इंजरी हुआ हो, वो भी कारण हो सकता है। इसको कि सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। किसी का लिगामेंट टियर हो, जैसे कि एसीएल इंजरी। तो पेशेंट जिनका एसीएल टियर होता है और एसीएल इंजरी होते हैं, वो भी आर्थराइटिस के काफ़ी प्रोन हो जाते हैं। इसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं होता, बट लॉन्ग टर्म में एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन उसमें आर्थराइटिस डेवलपमेंट करने का रिस्क ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कैटेगरी है आर्थराइटिस का, इसको बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि नॉर्मली हमारे बॉडी के सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी कई बार घुटने का इन्वॉल्वमेंट होता है और उससे इस बीमारी से कार्टिलेज घुटने का डैमेज होता है और उससे भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये हो गया कि कॉमन कारण, जैसे प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एज के कारण होता है, सेकेंडरी ट्रॉमा, इंजरी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब कारणों से हो सकता है। इसके और क्या रिस्क फैक्टर हैं, किन लोगों में ज़्यादा होने का संभावना है। एक तो हमने बात किया कि एज के कारण होता है। अगर आपका जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपका घुटने में वेयर एंड टियर होता है। दूसरा कारण होता है जो कि बिल्कुल वेल डिफाइंड है, वेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स अगर मोर देन 30 है, मोर देन 40 है, तो आप बहुत प्रोन होते हैं आर्थराइटिस डेवलप करने के। एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन जिनका वेट नॉर्मल है, उन लोगों की तुलना में आपके घुटने में आर्थराइटिस डेवलपमेंट होने का संभावना बहुत हाई हो जाता है। तो वेट एक दूसरा फैक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप, ये एक ऐसा फैक्टर है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है, ये महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। महिलाओं में घुटने का आर्थराइटिस ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। और रेशियो कह सकते हैं कि 4:1, 3:1 का रेशियो है। तो ज़्यादा महिलाएं आती हैं आर्थराइटिस को शिकायत लेकर। किस कारण से महिलाओं में ज़्यादा होता है, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, बहुत सारे थ्योरी हैं, बट अभी तक कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है कि महिलाओं में क्यों ज़्यादा होता है। बट महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। सो ये सब उसके रिस्क फैक्टर हैं कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप एथलीट्स हैं या घुटने का जहाँ ओवर यूज होता है, जैसे कि मिलिट्री रिक्रूट्स, एथलीट्स, इन सबों में घुटने का वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है और आर्थराइटिस डेवलपमेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो डायग्नोसिस के लिए नॉर्मली हम एक्सरे करवाते हैं और एक्सरे नॉर्मली वेट बेरिंग एक्सरे कहते हैं उसको। खड़ा होकर आपका एक्सरे कराया जाता है। तो खड़ा होकर एक्सरे कराते हैं तो आपका एक्सरे में जो घुटने के बीच में जो बोन्स होते हैं, उसके बीच में जो स्पेस होता है,
उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि आपका घुटना जो है आर्थराइटिस जो है घुटने का आर्थराइटिस कौन से स्टेज में है। तो नॉर्मली घुटने का आर्थराइटिस का 4 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एक्सरे में दोनों हड्डियों के बीच में कितना गैप दिख रहा है, कितना स्पेस दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ग्रेडिंग करते हैं आर्थराइटिस का। तो नॉर्मली ग्रेड 4 में जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ता जाता है उसी तरीके से घुटने के बीच का स्पेस कम होता जाता है। तो ग्रेड 4 जो कि सबसे हाईएस्ट स्टेज होता है, इसमें दोनों हड्डियों के बीच में स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है और दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर टच करते हैं। इसको चौथा स्टेज का आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट स्टेज है। एक बार आपने डायग्नोसिस कर लिया, इसका इलाज क्या है, तो इलाज करने के पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इसको कैसे शुरू किया जा सकता है, क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसको कम्प्लीटली हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं इसको बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जैसे कि आपका एज मॉडिफाइबल नहीं है, आप एज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मेल है, फीमेल है, मॉडिफाइबल नहीं है, ये है तो है। जैसे कि आपका वजन ज़्यादा है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप वजन कंट्रोल कर सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं, जिससे कि घुटने का आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको स्लो किया जा सकता है। आप वैसे एक्टिविटीज़ या बहुत ज़्यादा घुटने का जहाँ ओवर यूज है उसको अवॉइड कर सकते हैं। खासकर वैसे जगहों पे जहाँ पे जो लोग हिली एरिया में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप स्लोप है, डाउन स्लोप है, इन एरियाज में घुटने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जहाँ पे आप घुटने के ऊपर प्रेशर को कम कर सकते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना और जमीन पे नीचे बैठना उठना, इसको स्क्वाटिंग कहते हैं। इन सब चीज़ों को कोशिश करना है अवॉइड करें, ठीक है। सीढ़ी चढ़ना उतरना, इनफैक्ट आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सीढ़ी चढ़ने से ज़्यादा सीढ़ी उतरने में घुटने के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके, जहाँ तक अवॉइडेबल हो, वहाँ तक सीढ़ी चढ़ना उतरना, नीचे बैठना उठना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे घुटने के ऊपर स्ट्रेस कम हो। एक बार आपने प्रिवेंशन के बारे में जान लिया तो अब हम जाने कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका जो आर्थराइटिस है कौन से स्टेज में है। नॉर्मली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक इसको हम लोग दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं। एक दवाई आती है इसको कार्टिलेज रिपेयर करने की दवाई कहते हैं। इससे जो कार्टिलेज होता है, जो घुटने के ऊपर परत होती है, उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगरी है मेडिकेशंस का, उसको नॉर्मली हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपी से आपके घुटने के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपका जॉइंट अनलोड होता है, इससे आपको दर्द में आराम होता है। तो मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है इनिशियल स्टेजेस में आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। बट एक बार आपका घुटना चौथे स्टेज में चला जाता है तो नॉर्मली दवाइयों से बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना कम होती है और उसके लिए हम लोग सर्जरी रिकमेंड करते हैं। तो स्टेज 4 में नॉर्मली सर्जरी रिकमेंडेड है। सर्जरी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका घुटना, नॉर्मली घुटने में 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक अंदर का कंपार्टमेंट जिसको मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं, एक बाहर का होता है इसको लैटरल कहते हैं, और एक होता है पैटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट। तो क्या आपका घुटने का तीनों कंपार्टमेंट में वेयर है, या घुटने का एक कंपार्टमेंट अफेक्टेड है, या सिर्फ घुटने का अलाइनमेंट चेंज हो गया है, एक तरफ का कार्टिलेज ठीक ठाक है। तो मल्टीपल फैक्टर्स डिसाइड करता है कि कौन सा सर्जरी करना है। इसके बारे में कौन सी सर्जरी करनी है, क्या क्या फैक्टर डिसाइड करता है, इसके बारे में हम आपको अगले टॉक में बताएंगे।